हे गाइस, दिस इज़ आरिफ मोहम्मद। वेलकम बैक टू माय चैनल AK सर केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो सबसे पहले, जैसा कि अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम या केवल मैं बात करूं स्पेक्ट्रम की तो होता क्या है। देखिएगा, अगर अपन वाइट लाइट को जब प्रिज्म में से गुजारते हैं, जब वाइट लाइट प्रिज्म में से गुजरती है तो वाइट लाइट 7 रंगों में बंट जाती है, जिसे अपन विबग्योर से शो करते हैं। जो 7 रंगों का बैंड प्राप्त होता है उसे ही स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसी प्रकार से मान लीजिए हमने एक ट्यूब ली और इस ट्यूब में हमने ले ली हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस ली और इसको हमने हीट किया। इसको हमने क्या किया? हीट किया। इसको टेम्परेचर इंक्रीज करा। तो जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो इसमें से कुछ कलर रिलीज होते हैं जिनका बैंड प्राप्त होता है। यहाँ से क्या प्राप्त होते हैं? कुछ कलर प्राप्त होते हैं। बट अगर इस कलर की बात मैं करूं तो जैसे वाइट लाइट से अपने को प्रिज्म में क्या प्राप्त हो रहे थे? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर अपने को वाइट लाइट से प्राप्त हो रहे थे। बट जब हमने हाइड्रोजन को हीट किया तो यहाँ पे जो कलर प्राप्त हुए तो इन कलर में ये सारे रंग उपस्थित नहीं थे। श्वेत प्रकाश को, व्हाइट लाइट को जब आपने प्रिज्म में से गुजारा था तो 7 रंग बने थे, 7 रंगों का बैंड प्राप्त हुआ था, उसे ही स्पेक्ट्रम कहा जाता है। बट आपने क्या करा? यहाँ पे एक ट्यूब ले रखी है, इसमें हाइड्रोजन गैस ले रखी है और आप इसको क्या कर रहे हो? हीट दे रहे हो, गर्म कर रहे हो। गर्म करते हो तो इसमें से कुछ कलर यहाँ से बाहर निकलते हैं, उत्सर्जित होते हैं। कलर कौन से हैं? मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो यहाँ पे वायलेट है, ब्लू है, ग्रीन है और येलो है। कुछ कलर तो यहाँ पे प्राप्त होते हैं बट कुछ कलर यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे जो ये इस प्रकार का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है इसे लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम यानी रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे विभिन्न रंगों की रेखाएं प्राप्त हो रही है, इसलिए क्या कहते हैं? रेखीय स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम। इसके साथ इसको कहते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कहते हैं। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए वायलेट प्राप्त हो रहा है, ब्लू प्राप्त हो रहा है, ग्रीन और येलो प्राप्त हो रहे हैं, बट अदर जो कलर है वो यहाँ पे प्राप्त नहीं हो रहे हैं, वो एब्सेंट है, इसलिए इसको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कहा गया है। यानी कि यह असतत कंटिन्यूअस नहीं है। देखिए, कंटिन्यूअस होता तो कलरों का क्रम ये होता, बट यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पे कुछ कलर एब्सेंट है, इसलिए इसे डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कहते हैं। दोबारा से सुनिएगा, हमने एक गैस को, हाइड्रोजन को एक ट्यूब में ले रखा है, इसको हीट दिया। जब हीट दिया तो इसमें से कुछ कलर निकले। कलरों की अगर बात करें तो सारे कलर यहाँ पे 7 रंग प्रेजेंट नहीं थे, उनमें से कुछ कलर एब्सेंट थे, इसलिए इस स्पेक्ट्रम को नाम क्या दिया जा रहा है? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सभी रंगों की रेखाएं प्राप्त हो रही हैं यहाँ पे, इसलिए इसको क्या कहा गया है? लाइन स्पेक्ट्रम कहा गया है। ठीक बात है, इतनी बात आ गई समझ में? ओके। यहाँ पे जो अपन स्पेक्ट्रम डिस्कस कर रहे हैं यह है एमिशन स्पेक्ट्रम या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए एमिशन स्पेक्ट्रम या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम डिस्कस कर रहे हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हमारे क्लास के अकॉर्डिंग भी और आगे कॉम्पिटिशन्स की बात भी करें तो उनके अकॉर्डिंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। तो इसकी थीम ध्यान में रखिए। गैस ली, ट्यूब में हीट दी तो कलर निकले और इन्हीं कलरों का जो अपने को यहाँ पे रेखाएं प्राप्त हो रही है इसी को लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। दूसरा नाम दिया डिस्क्रीट। क्यों कह रहे हैं डिस्क्रीट? क्योंकि सभी रंग यहाँ पर उपस्थित नहीं है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं है, असतत है, इसलिए नाम दिया गया डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। अब हम बात करेंगे कि जो स्पेक्ट्रम क्यों प्राप्त होता है और डिस्क्रीट क्यों था, कंटिन्यूअस क्यों नहीं था, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे का टॉपिक।
स्पेक्ट्रम कहाँ से और कैसे प्राप्त होता है? वी आर डिस्कसिंग टुडे एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एट एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्पेक्ट्रम, परमाणुवीय स्पेक्ट्रम के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, एक परमाणु को हम इस प्रकार से बना सकते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है, नाभिक है, ये इसका वह पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन घुमा करता है, पहला ऊर्जा स्तर, ये दूसरा ऊर्जा स्तर और ये तीसरा ऊर्जा स्तर, यानी ये फर्स्ट है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है और ये थर्ड एनर्जी लेवल या ऊर्जा स्तर है। अपन ने बोर के पोस्टुलेट से एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला लिखा था, एनर्जी के लिए फॉर्मूला लिखा था अपन ने, E इज इक्वल्स टू -13.6 Z² अपॉन n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपन ने बोर पोस्टुलेट से एक फॉर्मूला डिराइव यहां पे करा है। अब देखिए Z क्या है? Z है नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर या जिसे कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। n क्या है? एनर्जी लेवल, जिस एनर्जी लेवल की आप बात कर रहे हो, पहले की, दूसरे की, तीसरे की, वो है आपका n। इस फॉर्मूला से अब ये अपन किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं? H2 के लिए, फॉर H2 हाइड्रोजन के लिए। इस फॉर्मूला से हम इन सभी ऊर्जा स्तरों की एनर्जी यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी अपने को यहाँ पे डिटरमाइन करनी है, तो हम क्या लिखेंगे? -13.6 Z एटॉमिक नंबर कितना है हाइड्रोजन का? 1। कौन सा एनर्जी लेवल है? 1, तो 1 का स्क्वायर, यानी पहले एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फर्स्ट एनर्जी लेवल की। इसी प्रकार से सेकेंड एनर्जी लेवल की एनर्जी भी हम डिराइव कर सकते हैं, यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। -13.6 जेड की वैल्यू कितनी रखेंगे? हाइड्रोजन ही है 1। कौन सा एनर्जी लेवल डिस्कस कर रहे हैं? दूसरा, तो एन की जगह क्या वैल्यू रखेंगे? 2 का स्क्वायर, यानी क्या लिखने वाले हैं? -13.6 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, यानी आपको 13.6 को 4 से डिवाइड करना है। 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जो सेकंड एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इसी प्रकार से थर्ड की डिटरमाइन कर सकते हैं अपन, -13.6 1/1 3 to power 2, ठीक है, मीन्स -13.6 मल्टीप्लाइड बाई 1/n। तो देखिए 3.6 को जब आप n से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी तीसरा एनर्जी लेवल है, उसकी एनर्जी कितनी है? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहने का मतलब है जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पे देखिए एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है, मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास में एनर्जी की वैल्यू है नेगेटिव, और नेगेटिव वैल्यू का मान जितना छोटा होता है वास्तव में वह मान उतना ही बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए थर्ड एनर्जी लेवल की एनर्जी है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नेगेटिव में -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि पहले एनर्जी लेवल की एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमसे पूछे कौन से एनर्जी लेवल की एनर्जी ज्यादा है, तो हम कहेंगे थर्ड एनर्जी लेवल की एनर्जी यहाँ पे सबसे अधिक है, फिर सेकेंड की है और फिर फर्स्ट की है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन तीनों एनर्जी लेवल की एनर्जी अपन इस फॉर्मूला से यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं, जो कि अपन ने बोर पोस्टुलेट से डिराइव करा था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस फॉर्मूला को। ओके, अब देखिए आपके पास में ये एटम है और आप इस एटम को हीट देंगे। आप क्या करेंगे? इस एटम को हीट देंगे। मान लीजिए आप हीट दे रहे हो, इसको हीट देंगे। ये जो एनर्जी लेवल है, इन एनर्जी लेवल में कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, जब आपने इसको हीट दी, हीट देने से क्या मिली? एनर्जी। और जब एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन कूद के चला गया, मान लीजिए इस एनर्जी लेवल में। हीट का मतलब क्या है? एनर्जी है। अब जब एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी लेवल से कूद के कहां चला गया? दूसरे एनर्जी लेवल में। दूसरे से कूद के कहां जा सकता है?
तीसरे में भी जा सकता है, दूसरे से तीसरे में जा सकता है, या पहले से तीसरे में जा सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है। जब आप इस एटम को हीट देंगे तो हीट देने पर ये पहले एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन दूसरे या तीसरे एनर्जी लेवल में जा सकता है, चला गया, ट्रांजिस्ट हो गया, कौन? इलेक्ट्रॉन। बट एक चीज सुनिएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉन के पास में अधिक ऊर्जा उपस्थित है। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, जिस भी स्पीसीज के पास में, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड, पूरे यूनिवर्स की मैं बात कर रहा हूं, जिसके पास भी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। कोई भी चीज जितनी ज्यादा एनर्जेटिक होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। हमारा ही एग्जांपल ले ले, अगर आपने भरपेट खाना खाया हुआ, आपके पास में खूब एनर्जी है, तो आप खूब भागदौड़ कर सकते हो, आप खूब भागदौड़ कर सकते हो। क्या आप एक जगह पे खड़े रहेंगे? क्या नहीं, आप खूब भागदौड़ करेंगे क्योंकि आपके पास में एनर्जी है। अब स्टेबिलिटी की बात करूं, आप एक जगह बैठ जाते तब ज्यादा स्टेबल थे, या आप घूम फिर रहे हो, भाग रहे हो, तब ज्यादा स्टेबल हो? स्टेबल का मतलब क्या है? स्थायित्व है। स्थायी कब होगे? जब आप एक जगह टिक कर बैठोगे तब आप में स्टेबिलिटी होगी। अगर आप भागे फिर रहे हो तो यू आर नॉट स्टेबल। और एक भरपेट खाना खाया हुआ जिसके पास में कंप्लीट एनर्जी है, तो वह व्यक्ति स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल कब होगा? जब उसने पूरी जो उसके पास में एनर्जी थी उसको लूज कर चुका होगा, उसके बाद में थक के बैठ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल कब होगा? जब उसने अपनी एनर्जी लूज कर दी, यूज कर ली। इसी प्रकार से आप एक तो ग्राउंड फ्लोर पे, आप बिल्कुल ग्राउंड पे खड़े हुए हो, और एक आपको 20वें 25वें माले की बिल्डिंग पे खड़ा कर दिया। जब आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो, आप एकदम रिलैक्स खड़े हुए हो, और जब आपको हाइट पे भेज दिया गया तो आपको डर लगने लग गया, आपकी स्टेबिलिटी कम हो गई। क्यों? क्योंकि हाइट के ऊपर आपकी स्थितिज ऊर्जा के कारण आपकी ऊर्जा बढ़ चुकी है, और इसी कारण से आप वहां पे स्टेबल फील नहीं करते हो। जबकि ग्राउंड फ्लोर पे क्या रहता है? आप स्थायी महसूस करते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है? सेम हियर, इलेक्ट्रॉन क्या करा? एनर्जी ली और हाई एनर्जी लेवल में चला गया। बट क्या हाई एनर्जी लेवल में, उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन स्थायी है? उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ गई? ऊर्जा। और अगर ऊर्जा बढ़ गई तो क्या वह स्थायी है? क्या वह स्थायी नहीं है? क्यों स्थायी नहीं है? क्योंकि इसकी ऊर्जा बढ़ चुकी है, इसकी एनर्जी गेन हो चुकी है, और ऊर्जा बढ़ जाने के कारण इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन वापस से यहां से एनर्जी रिलीज करेगा और वापस से कहां आ जाएगा? अपने जहां पर ये पहले उपस्थित था वहां आ जाएगा। हीट दी, इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा ली, हाई एनर्जी लेवल में चला गया, हाई एनर्जी लेवल में वापस एनर्जी रिलीज करी और वापस से अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ गया। यहां पे जो एनर्जी रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन, वह रेडिएशन के रूप में रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन ने जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज करी है वह रेडिएशन के रूप में यहाँ पे रिलीज करता है, विकिरण के रूप में एनर्जी रिलीज करता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज कर रहा है उसी वेवलेंथ का आपको स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। जो एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जो विकिरण इलेक्ट्रॉन यहाँ से हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल जाते समय रिलीज कर रहा है, उसी विकिरण के वेवलेंथ का रंग आपको दिखाई देगा। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि अगर यहां से तीसरे एनर्जी लेवल से पहले में जा रहा है तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? इन दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच के अंतर की एनर्जी रिलीज करेगा। दूसरे से पहले में जा रहा है तो दूसरे और पहले ऊर्जा स्तर के बीच के ऊर्जा अंतराल या ऊर्जा के अंतर के बराबर एनर्जी रिलीज करेगा। यानी यहां पे जो ऊर्जा रिलीज हो रही है या तो इन दोनों के अंतर के बराबर होगी या इन दोनों के अंतर के बराबर होगी। भाई यहां पे मान लो इसकी ऊर्जा 10 थी, 1.5 होती है एक्चुअल में, समझने के लिए देख लीजिए 10 है, और यहां पे इसकी 3, तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? 7। और 7 एनर्जी अगर रिलीज करेगा तो उसी एनर्जी का आपको स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। यहां से मान लीजिए इसकी एनर्जी 7 है, 7 से 3 पे जा रहा है, तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? 4 रिलीज करेगा, और 4 रिलीज करेगा तो इसी अंतराल का आपको स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। तो स्पेक्ट्रम क्या है? जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में चला गया और हाई एनर्जी लेवल से जब लो एनर्जी लेवल में आ रहा है तो क्या रिलीज कर रहा है? ऊर्जा रिलीज कर रहा है।
और जिस वेवलेंथ की विकिरण रिलीज कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, वैसा ही रंग आपको दिखाई देगा, वैसा ही आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये स्पेक्ट्रम सतत क्यों नहीं होता है, ये डिस्क्रीट क्यों होता है, असतत क्यों होता है? तो उसका कारण सुनिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वो 13.6 वाले से कहाँ जा सकता है, -3.4 पे तो जा सकता है। ऐसा तो नहीं कि 10 वाले पे चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है 5 वाले पे चला जाएगा, नहीं, क्योंकि दूसरे एनर्जी लेवल की ऊर्जा ही कितनी है, 3.4 माइनस का 3.4। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से आएगा तो इसी से रिलेटेड वेवलेंथ के रेडिएशन को उत्सर्जित करेगा। क्या यहाँ पे अभी ये होता, कंटिन्यूस होता, 13.6 से 13.6 से 13.5 होता, 4 होता, 3 होता, 2 होता। इस प्रकार से अगर ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा होती तो आपको मिलने वाला स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता। बट यहाँ पर जो एनर्जी लेवल है वे कंटिन्यूअस नहीं है, उनके बीच का डिफरेंस देख सकते हो आप। अगर कंटिन्यूस होते तो आपका स्पेक्ट्रम ही कंटिन्यूस होता और आपको सभी रेखाएं वहां पे प्राप्त होती, जबकि यहां पे आप देख सकते हो सभी ऊर्जा स्तरों की जो एनर्जी है वह कंटिन्यूस नहीं है, इसलिए आपको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। यह आप यहां पे ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके। अब आगे दो एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन, हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरह से शो कर रहा हूं मैं एनर्जी लेवल को, मान लीजिए ये N1 है और यह N2 है, ये पहला ऊर्जा स्तर है, यह दूसरा ऊर्जा स्तर है, पहला और दूसरा ऊर्जा स्तर, ठीक है। इस पहले ऊर्जा स्तर में इसकी एनर्जी E1 है, दूसरे में एनर्जी E2 है। अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आया, इलेक्ट्रॉन हीट दी तो दूसरे ऊर्जा स्तर में चला गया, अब ऊर्जा उत्सर्जित करके कहां आ रहा है, वापस पहले ऊर्जा स्तर में आ रहा है। हमसे पूछा गया कि दोनों ऊर्जा स्तरों का ऊर्जा अंतराल कितना होगा, तो हम क्या कहेंगे, डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। इसने कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करी हमसे ये पूछ रहा है, तो हमने कहा कि मुझे दूसरे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा बता दो और पहले ऊर्जा स्तर की ऊर्जा बता दो। दूसरे और पहले की ऊर्जाओं का अगर मुझे ज्ञान है तो मैं दूसरे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा में से पहले ऊर्जा स्तर को ऊर्जा को घटा दूंगा और यहाँ पे ऊर्जा अंतराल प्राप्त कर लूंगा, यानी डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। यहाँ पे जितनी ऊर्जा मान लीजिए दूसरे से पहले में आ रहा है, तो दूसरे की ऊर्जा आपने कितनी बताई, -3.4, पहले की कितनी बताई, -13.6। तो आप क्या करें, -3.4 में से 13.6 को घटा दीजिए, आपको डेल्टा E प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से डेल्टा E कैलकुलेट किया जाता है। एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से n बराबर 1 में, किसका, हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन परमाणु का। इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से n बराबर 1 में संक्रमित होता है। ये डाटा हमें गिवन है, n बराबर 2 से n बराबर 1 में, यानी दूसरे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है। तो इसके लिए हमें कह रहा है, एक तो एनर्जी कैलकुलेट करके दिखाओ, ऊर्जा E कैलकुलेट करके दिखाओ, और इसके अलावा तरंग दैर्ध्य जिसे आप कहते हैं वेवलेंथ, लैम्डा कैलकुलेट करके दिखाओ। दो अपने को प्रॉब्लम दी है यहाँ पे, E कैलकुलेट करिए और लैम्डा कैलकुलेट यहाँ पे करना है। E का मतलब यहाँ पे आप ये समझ सकते हो इनडायरेक्टली डेल्टा E कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा, सबसे पहला टास्क हमें क्या दिया, डेल्टा E। यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि दूसरे ऊर्जा स्तर से कहाँ जा रहा है, पहले ऊर्जा स्तर में जा रहा है। कौन है, हाइड्रोजन है। तो देखिएगा क्या लिख सकते हैं, डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। E2 माइनस E1, क्योंकि
E इज इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। ई की वैल्यू ये होती है ना, इसलिए E1 इज इक्वल्स टू -13.6 जेड तो क्या रहेगा, किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की, तो एक एन की वैल्यू क्या रहेगी, N1 स्क्वेयर। N1 स्क्वेयर और E2 इज इक्वल टू -13.6 जेड की वैल्यू वही हाइड्रोजन है, एन की वैल्यू क्या रहेगी 2, N2 से N1 में जा रहा है तो N2 की वैल्यू क्या रहेगी 2 का स्क्वायर। ठीक है, या E1 इज इक्वल्स टू -13.6 1/1, E2 इज इक्वल्स टू -13.6 1/4। ये हमारे पास में E1 और E2 की वैल्यू आ गई, पुट कर देते हैं। डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 -13.6 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 माइनस 13.6 1/1। अभी ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 13.6 माइनस 13.6 1/4 प्लस 13.6। ठीक है, अब इसको पॉजिटिव वैल्यू को इधर ले आए, हम लिख देंगे 13.6 माइनस 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, 13.6 माइनस 13.6 1/4। ठीक है, ओके। तो अब अपन जब इसका रिजल्ट निकालेंगे, इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा अप्रॉक्सीमेटली 10.2 एंगस्ट्रॉम। 10.2 एंगस्ट्रॉम हमें यहाँ पे इसका रिजल्ट प्राप्त होगा। ठीक है, यानी अपने यहाँ पे डेल्टा ई कैलकुलेट कर ली। कैसे करी देखिए, एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास में जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। जेड की वैल्यू क्या है हाइड्रोजन के लिए 1, एन जिसके लिए भी आप कैलकुलेट कर रहे हो वैल्यू रख लीजिए, 1 के लिए कर रहे हो तो N1 हो जाएगा, 2 के लिए कर रहे हो तो N2 हो जाएगा। अब E1 पहले ऊर्जा स्तर की निकाल रहे हो, हाइड्रोजन के लिए क्या आ गया 13.6 गुणा 1/1, दूसरे के लिए निकाल रहे हो क्या आ गया -13.6 गुणा 1/4। अब E2 की वैल्यू E2 में रख दी, E1 की E1 में रख दी। अब E1 वैल्यू यहाँ भी नेगेटिव थी, यहाँ भी नेगेटिव थी, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके क्या हो गया पॉजिटिव, तो हमने लिख दिया -13.6 गुणा 1/4 प्लस 13.6। ठीक है, अब 13.6 में से -13.6 गुणा 1/4 करा तो रिजल्ट मिला अपने को 10.2 एंगस्ट्रॉम। ये अपने को यहाँ पे एनर्जी की कैलकुलेट कर ली, यानी पहला टास्क था जो हमारा डेल्टा ई, वो है यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, ओके। अभी देखिए नेक्स्ट है अपने को वेवलेंथ, यहाँ पे लैम्डा यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है देखिएगा। एक एनर्जी के लिए फॉर्मूला, विकिरण की जो ऊर्जा दी जाती है, विकिरण की ऊर्जा के लिए एक फॉर्मूला लिखते हैं E इज इक्वल्स टू एच न्यू। E इज इक्वल्स टू एच न्यू, या अपन इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। देखिए न्यू क्या है, एच क्या है, ये पहले मैं आपको पूरी सूचना दे दूं यहाँ पे। ई है एनर्जी, ऊर्जा, जो आप जानते हैं किसे कहते हैं। ऊर्जा क्या है आपको पता है क्या होती है। एच है प्लैंक कांस्टेंट, एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक स्थिरांक, और इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34 जूल मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। एच क्या है प्लैंक स्थिरांक, और प्लैंक स्थिरांक की वैल्यू है 6.626 गुणा 10⁻⁻34। न्यू है फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी या हिंदी में बोलते हैं इसको आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, प्रति सेकंड किसी बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या।
आवर्ती क्या है? कोई भी एक बिंदु है उससे प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या आवर्ती कहलाती है। तो ई यहाँ पे ऊर्जा है, एच प्लांक कांस्टेंट है और न्यू आवर्ती है। देखिए ये सारी चीज़ें आपके लिए 11th स्टैंडर्ड में नहीं है, बट धीरे धीरे आपके लिए जानी पहचानी हो जाएगी और आप आराम से इसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे। एक एक चीज़ मैं आपको बताते हुए चलूँगा, विश्वास रखिए आप समझ जाएंगे, एक एक चीज़ सीख जाएंगे। ई एनर्जी, एच प्लैंक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी। ऊर्जा क्या है पता है हमें, एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻34 जूल गुणा सेकेंड। न्यू है आवर्ती। देखिए ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा है ना, ये वी नहीं है, ये है न्यू। न्यू और इस न्यू की डेफिनेशन क्या है? किसी एक बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या न्यू कहलाती है। यानी आवर्ती और प्लांक कांस्टेंट का गुणनफल क्या है? ई, ऊर्जा। ठीक है, आगे देखिए आवर्ती किसके बराबर होती है? न्यू किसके बराबर होता है? सी बटा लैम्डा। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। और लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ। तरंग, प्रकाश का वेग सब जानते हो, जो लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, उसके वेग की बात कर रहे हैं। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। वैल्यू कितनी होती है इसकी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये तो प्रकाश के वेग का मान हो गया। और तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ क्या होता है? देखो तरंग को इस तरह से शो करते हैं अपन, ये तरंग है, ठीक है। इस तरंग के इस भाग को कहते हैं श्रिंग, इसे कहते हैं गर्त, फिर श्रिंग, और ये क्या हो जाएगा? गर्त। तरंग यही होती है ना, इस तरह से। तरंग का जो हेड है वो श्रिंग है, और जो खड्डे में आ रहा है उसको क्या कह दिया? गर्त। अब वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ कह रहा है कि किसी भी तरंग के दो क्रमागत श्रिंग, क्रमागत श्रिंग मीन्स पहला ये तो दूसरा ये, दो क्रमागत श्रिंगों के बीच की दूरी, दो क्रमागत श्रिंगों के बीच की दूरी क्या है? वेवलेंथ। या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी भी क्या है? वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य देखो मैंने सारा बता दिया, एच प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू आवर्ती है, प्रति सेकंड किसी बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या न्यू है। न्यू बराबर क्या लिख सकते हैं? सी बटा लैम्डा। सी क्या है? प्रकाश का वेग, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होती है? किसी भी तरंग के दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? लैम्डा या वेवलेंथ कहलाती है। मीन्स हम लिख सकते हैं E = H, न्यू की जगह क्या लिखते हैं? C बटा लैम्डा। ठीक है, अपने पास ये फॉर्मूला आ गया जो कि आपको याद रखना है, जगह जगह पे इसको काम में लेना होगा। आप इसे राइट डाउन, पोज करके राइट डाउन कर लें, फिर हम आगे की बात करते हैं। क्योंकि अपने आप यहाँ पे अभी तक एनर्जी कैलकुलेट करिए, लैम्डा हमें कैलकुलेट करना है। किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे देखते हैं, देखिएगा। एनर्जी निकाली थी हमने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अपन ने एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट करके रखी हुई है। अभी देखिए लैम्डा निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि E = H न्यू, और न्यू बराबर क्या लिख सकते हैं? C/लैम्डा, तो H C/लैम्डा। हमारे पास में E की वैल्यू है, हमने कैलकुलेट करी है। H होता है 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ C 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और लैम्डा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करके। ठीक है, अब देखिए, या तो हम क्या करें, यूं करें E = 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 10⁸ अपॉन लैम्डा, और यहाँ पे वैल्यू रख दें हम 10.2।
और ये कैलकुलेट लैम्डा को इधर ले जाए 10.2 इधर आ जाएगा और अपन यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट इसके लिए आप क्या करें, एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन आप याद रखें तो आपके लिए ज़्यादा जो काम है वो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिए शॉर्ट ट्रिक क्या करेंगे आप, देखिए आप लिखेंगे E इज इक्वल्स टू जो H और C है उसके जगह आप मैथमेटिकल वैल्यूज़ आपको याद रखनी है जो कि होती है 12,375 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इजीली हम काम कर सकते हैं। लैम्डा को इधर ले आए, ए को उधर ले जाएं, क्या लिख देंगे 12,375 अपॉन ई की वैल्यू कितनी थी 10.2 और जब आप 12,375 को 10.2 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1213.2 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार से आप तरंग दैर्ध्य कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया गया था वह दिया था कि हाइड्रोजन एटम था, उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांजिस्ट हो रहा था, N2 बराबर 2 से N बराबर 1 में ट्रांजिस्ट हो रहा था। तो उसके लिए एनर्जी किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं वो अपन ने पहले डिस्कस किया था। और अगर आपको वेवलेंथ डिस्कस करनी, देखिए अभी अपने को बहुत टाइम लगा है, कोज वी आर एट द इनिशियल स्टेज, हम प्रारंभिक अवस्था में है। बट जैसे जैसे अपन इसको पढ़ते जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही शॉर्ट काम होगा, अपने को इसमें 1 मिनट भी नहीं लगने वाली, उससे पहले अपन इसको सॉल्व कर देंगे। आपको आज की क्लास में करना क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको देखिए और क्या क्या आपको याद रखना है वो मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड करवा देता हूँ। इसको पॉज करके उतार लीजिएगा आप लोग, देखिएगा आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले आपको याद रखना ई क्या होता है -13.6 Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके पश्चात अगला फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि E इज इक्वल्स टू H न्यू, E इज इक्वल्स टू H न्यू। H E क्या है, ऊर्जा, H प्लैंक कांस्टेंट, न्यू आवृत्ति। न्यू बराबर क्या होता है C बटा लैम्डा। C क्या है, प्रकाश का वेग, लैम्डा तरंग दैर्ध्य, न्यू आवृत्ति। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक जो आपको मैंने कहा है, मेरे कहने से आप याद रखिएगा कि लैम्डा इज इक्वल्स टू 12,375 अपॉन E एंगस्ट्रॉम, ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे। जहाँ पे भी आपको तरंग दैर्ध्य निकालने की जरूरत पड़े तो 12,375 में आप ऊर्जा का भाग दे दीजिए, आपको तरंग दैर्ध्य प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब की डेफिनेशंस भी मैंने बता दी किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो दैट इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर स्पेक्ट्रम। इसके बाद में अपन स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होता है, कौन कौन सी रेखाएं प्राप्त होती है, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, और ये जो आज अपन ने काम किया है इसके लिए ओवरऑल हम फॉर्मूला क्या रख सकते हैं, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो इसकी पूरी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से आप सीख जाएंगे। विश्वास करिए, आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।